प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं वे सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन आपका स्वागत है एमईटी फिजिक्स 2.0 इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि हमने आपको बताया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर हम चला रहे थे, हम पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, कैसे बायोट सावर्ट दो फिजिसिस्ट थे। उन्होंने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसके कारण किसी आर वेक्टर डिस्टेंस के ऊपर, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, ये कांस्टेंट आया था, जिसको हमने बोला था कि ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है what kind of system of units you are choosing, and also it also depends that what kind of medium present between the observation point and the current carrying element, between the observation point and current carrying element. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये अपने पास फॉर्मूला आया था। और हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे बायोट सावर्ट लॉ की। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ लिया कि कैसे कोई मूविंग चार्जेज हैं, उनके कारण अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है सराउंडिंग में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने की क्या क्या तरीके हैं। एक तो आप मैग्नेट से प्राप्त कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, मूविंग चार्जेज हो, जो हम बोले करंट हो, उस करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जो ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद में फिर बायोट सावर्ट लॉ ने उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपना लॉ दिया था, दैट वाज द बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, यहाँ तक अपने पास कंप्लीट हो चुका था। आज हम करते हैं बायोट सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस। कैसे हम कुछ सिस्टम हैं, जैसे हम किसी एक स्ट्रेट वायर लेंगे, एक रिंग लेंगे। ठीक है, और हम आगे बात करेंगे सोलिनोइड की, टोरॉइड की, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है किसी पॉइंट के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, साथ ही साथ डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक सिंपल सी बॉडी लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि स्ट्रेट वायर की, एक सीधा तार, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे एप्लीकेशंस में, दैट वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग, या बोले ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बोल दो, या हम स्ट्रेट वायर बोल देते हैं सिंपल। ठीक है, स्ट्रेट वायर। और उस वायर में क्या हो रही है, ऑब्वियसली एक करंट तो फ्लो हो ही रही है, क्योंकि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने वाला। तो हम मान रहे हैं कि, मान लीजिए अपने पास, ठीक है, सपोज हम बोलें कंसिडर, कंसिडर ए करंट कैरिंग वायर, कंसिडर ए करंट कैरिंग वायर, कंसिडर ए करंट कैरिंग वायर, कंसिडर ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एंड we want to calculate, we want to see the magnitude, the magnitude of the magnitude of the magnetic field, magnetic field, magnitude of the magnetic field at a point P at distance D, at distance D perpendicular to the perpendicular from the wire,
ठीक है, तो मान लेते हैं एक वायर ले लेते हैं। चलिए, हमने बोला कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है जी, ये अपने पास एक्स वाई बोल देते हैं इसको। यहां से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, कितनी डिस्टेंस है, डी ले लेते हैं, ठीक है। यहां से हम डी डिस्टेंस के ऊपर, कितनी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है टोटल वायर के कारण, और वायर में मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। स्ट्रेट वायर है, डी डिस्टेंस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना, ठीक है जी। अब देखो, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ओ। हालांकि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई एंगल वगैरह बना रहे हैं, ये वाले टॉप, मतलब ये जो पॉइंट है वो मिड में नहीं ले रहे हम, ठीक है, जनरल हम ले रहे हैं कोई भी पॉइंट ओ। अब हम बात करते हैं बायोट सावर्ट लॉ की, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ ही क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो बायोट सावर्ट लॉ कहता है कि किसी करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है। तो करंट एलिमेंट आप ले लो, यहां से किसी भी एक डिस्टेंस, हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं एक तरह से, तो हम यहां से मान लेते हैं कि y डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, y डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dy, y के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना होगा, dy वेक्टर, स्मॉल एरिया, स्मॉल लाइन, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, और इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, जैसा कि ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। एक छोटा हम बात करें, मान लीजिए बड़ी लेंथ है, उस लेंथ पे यदि आप छोटा सा एलिमेंट लेते हो तो वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक वेक्टर होगा, एक तरह से वेक्टर होगा, बट इसकी डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे करंट की डायरेक्शन में, जैसे कि हम लेते हैं बायोट सावर्ट लॉ में, ठीक है। अब बायोट सावर्ट लॉ कहता है कि आप इस लाइन एलिमेंट, ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट से जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वहां से आप क्या करो, एक पोजीशन वेक्टर डालो, यानी आर वेक्टर हमने डाल दिया, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, देखो बायोट सावर्ट लॉ हम करें तो फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ हम बात करें, देखो हम बात करें फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ, फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि dB वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फॉर वैक्यूम, ठीक है जी, और आई अपने पास, और ये होता है dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर की क्यूब, ये अपने पास पता है बायोट सावर्ट लॉ से, ठीक है। अब देखो थीटा भी लेना है, ये तो 90 डिग्री है, मान लेते हैं यहां से जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, लेट से थीटा, ठीक है। अब ये छोटा जो एलिमेंट है वो कितना बनाएगा, ये बनाएगा डी थीटा, ये बनाएगा डी थीटा, ठीक है जी, ये डी थीटा हो गया। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वाई पॉइंट है, ये जो है, ये इससे पॉइंट पी से जो एंगल बना रहा है, ये हम मान लेते हैं कि ये जो है वो है अपने पास थीटा 1, ठीक है, कितना है थीटा 1, और इस पॉइंट पी से ये जो लोअर एंड जो है वो मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2, ठीक है। हम थीटा के टर्म्स में लेंगे, अभी आपको पता लग जाएगा हम क्यों कर रहे हैं ये थीटा 1 थीटा 2, ठीक है, आगे पता लग जाएगा। अभी देखो हम बात करें, देखो यहां से, ठीक है, अब चर्चा करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, छोटा सा डीबी के अपने पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं डीबी, ठीक है, और डीएल डी वाई वेक्टर इस प्रकार से है, डीबी वेक्टर इस प्रकार से है। अब इनके बीच का एंगल ये कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर वो काम आएगा एंगल, देखिए ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल डी वाई वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। यहाँ से देखो ये तो डी वाई वेक्टर है इस प्रकार से, और आर वेक्टर कितना है यहाँ से, आर वेक्टर इस प्रकार से पॉइंट पी के ऊपर, तो डी 90 प्लस थीटा इनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर देखो, तो हम बात करें बायोट सावर्ट लॉ की, बायोट सावर्ट लॉ हमें पता है, यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें
बायोट सावर्ट लॉ से हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो dB जो होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या होता है आई डी एल की जगह यहाँ पर हम dy ले लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, dy साइन थीटा। थीटा जो होता है वो एंगल वो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल होता है, बट यहाँ पर 90 प्लस थीटा है, यानी हम करेंगे साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है r है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ बिल्कुल। अब हम देखो, अब टोटल वायर के कारण हमें निकालना है, ये तो स्मॉल एलिमेंट के कारण आया, करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया पॉइंट पी के ऊपर dB, बट वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फॉर द होल वायर। तो कैसे करेंगे, simply we do integration, but as you see here that there are three variables that are changing itself value, that is theta also changing। यदि हम बात करें ये जो dy वेक्टर है, ये जो लेंथ एलिमेंट यदि हम ऊपर ले लेते हैं तो देखो r की भी डिस्टेंस, r वेक्टर डिस्टेंस है, जो पोजीशन वेक्टर जो था वो भी चेंज हो गया, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, y भी चेंज हो गया, थीटा भी चेंज हो गया, तो तीनों चेंज हो रहे हैं। हम क्या करते हैं जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो केवल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो सभी वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में हम लेके आएंगे। तो देखो हम थीटा के टर्म्स में लेके आते हैं, क्योंकि थीटा के टर्म्स में इजी पड़ता है सोल्व करना, तो थीटा के टर्म्स में लेके आते हैं। थीटा के टर्म्स में कैसे लेके आएंगे, देखो यहाँ से ये ट्राइंगल देखो अपने पास ये वाला, इस ट्राइंगल की हम बात करें, देखो हम अलग से दिखाएं, यदि ये ट्राइंगल की बात कर लेते हैं तो ये हो गया अपने पास थीटा, ये y है, क्या ये d है, ये क्या ये r है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम थीटा के टर्म्स में लेके आएंगे। पहले तो आप y को चेंज करो, तो y को देखो, d तो कांस्टेंट है, तो हम चेक करते हैं, देखो यदि हम बात करें टेन थीटा की, हम बात करें टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन डी, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया डी अपॉन टेन थीटा, यानी डी कोट थीटा हो गया, डी वाई कितना आया कोट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। डी वाई हमें कैलकुलेट करना है, ये सही है क्या, बिल्कुल, y इज इक्वल टू डी टेन थीटा, सॉरी डी टेन थीटा हो रहा है ना यार, हमें निकालना है y, यानी y हो जाएगा डी टेन थीटा, यानी डी वाई हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही है, ठीक है जी, डी वाई हो गया। अब हमें r को भी कैलकुलेट करना, देखो एंड क्या r कोस थीटा जो है क्या d है, यदि r का कंपोनेंट लोगे d के ऊपर तो r कोस थीटा इज इक्वल टू डी आया, r कोस थीटा d, तो क्या r इज इक्वल टू डी सेक थीटा हो जाएगा, वन अपन कोस थीटा कितना होता है सेक थीटा, तो डी सेक थीटा हो गया, ये r आ गया, और क्या ये डी वाई आ गया। अब देखो क्या मैं ट्रांसफर कर दूं इसके, तो dB, सो हम बात करें dB की, देखो dB जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा I, ठीक है, और dy हम बोले हैं तो d सेक स्क्वायर थीटा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और कोस थीटा भी है, कोस थीटा d थीटा हो गया। आगे देखो r इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, तो d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो हम बात करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया कांस्टेंट, देखो d से d कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई d, और ये हो जाएगा कोस थीटा d थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो सारे वेरिएबल्स कट गए, केवल एक वेरिएबल बचा थीटा। नाउ फॉर होल वायर, सो हम बात करें, सो फॉर होल वायर, फॉर होल वायर हम बात करें फॉर होल वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, और ये हो जाएगा कोस थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा, ठीक है, ये हो गया बिल्कुल। अब देखो हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट भी पुट कर देंगे, हमें टोटल वायर चाहिए,
यदि मैं बात करूं इस लेंथ एलिमेंट को, करंट कैरिंग एलिमेंट को यदि आप वेरी करवाओ पूरे वायर के लिए, तो लोअर एंगल देखो, ये हमारे पास वेरिएबल था थीटा, वेरिएबल था यहाँ से थीटा, यहाँ से था थीटा, बट हम चल रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में। देखो यदि आप इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लेते हो एंगल की, तो यदि इस डायरेक्शन में यदि आप एंगल मेजर करोगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ से जब मैं मेजर कर रहा हूँ थीटा 2, क्योंकि ये करंट कैरिंग एलिमेंट नीचे तक जाएगा, थीटा की लिमिट कहाँ जाएगी, थीटा 2 से थीटा 1, तो माइनस एंगल आएगा, तो माइनस थीटा 2, क्योंकि इस ऊपर वाली को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो माइनस थीटा 2 से, और ये लेंथ एलिमेंट ऊपर तक जाएगा वाई तक, तो कितना हो जाएगा, प्लस थीटा 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस थीटा 1। तो यहाँ से जब आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे, यानी कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, सिंपल। अब देखो कोस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये आ जाएगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस D परपेंडिकुलर फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी पॉइंट P के ऊपर, D डिस्टेंस के ऊपर वायर से, और जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थीटा 1 थीटा 2। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये थीटा 1 और थीटा 2 की डायरेक्शन हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। आगे जब क्वेश्चन में दे आपको कोई न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन आए, प्रॉब्लम आए, उसमें आपको डायरेक्शन नहीं कंसिडर करनी। जैसे मान लीजिए, देखो मान लीजिए ये वायर दे दिया और बोल दिया आपको कि इसमें करंट बह रही है, और यहाँ से आप 5 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, हम बात करें पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, और ये जो एंगल दे रखा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अपने पास 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास मान लीजिए अपने पास 45 डिग्री दे रखा है। अब जो थीटा 2 है वो 45 डिग्री है, बट यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट करेंगे, थीटा 1 60 डिग्री डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है, वो अपने पास नहीं लेना, साइन कन्वेंशन अब नहीं करना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने पास डेरिवेशन में। साथ ही साथ जो डिस्टेंस डी है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है। हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे से। तो ये हुआ अपने पास, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है जो डी डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर, कई बार ऐसे दे देता है, देखो ऐसे बोल देगा ये इतना वायर है, बस ओनली इतना वायर है, और यहाँ से कोई सी पॉइंट पी के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ से, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे देगा आपको। तो हम क्या लेंगे, यहाँ का मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो हम ये वाले डिस्टेंस लेंगे, मतलब ये डी डिस्टेंस लेंगे, तो डी कितना हो जाएगी, डी हो जाएगी आर कोस थीटा, ऐसे हो जाएगी। और यहाँ से एंगल देखो, एंगल यहाँ से ये वाला लेंगे थीटा 2, और ये हो जाएगा थीटा 1, सिंपल, ठीक है। तो डायरेक्ट अब की बार ये एंगल, क्योंकि हम एंगल लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल करेंगे तब हो जाएंगे आसानी से। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ तक हुआ। अब कई बार हम ये जो वायर है वो फाइनाइट न देख करके, कई बार ये वायर फाइनाइट न देकर इनफाइनाइट दे देता है। मान लेते हैं वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, मान लेते हैं ये जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि ये करंट आई है यहाँ से, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये होता है, देखो, और डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट पी। वास्तव में इनफाइनाइट कुछ होता नहीं, रिलेटिव टर्म है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। जैसे मैं बोलूं कि देखो ये वायर है, इस वायर की लंबाई आप बहुत ज्यादा ले लो, इस वायर की लंबाई आप क्या ले लो, बहुत ज्यादा, ठीक है। और
जैसे मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए 100 मीटर आपने इसकी लंबाई ले ली, 100 मीटर, ठीक है, और ये पॉइंट पी को आप बहुत ही क्लोज कर दो, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 10 सेंटीमीटर कर दो, 10 सेंटीमीटर तो डी डिस्टेंस कर दो और इसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर कर दो। अब देखो क्या होगा, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या कि ये जो लंबाई है ये बहुत ज्यादा हो गई और ये नीचे भी लंबा हो गया। अब देखो ये जो एंगल था बना रहा था पहले, ये θ1 बना रहा था, फिर ये जो एंगल है वो देखो बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। लंबाई और ज्यादा बढ़ा दोगे तो एंगल और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और इनफाइनाइटली हम बोले तो उसके लिए क्या θ1 90 डिग्री हो जाएगा, और सिमिलरली क्या θ2 भी कितना हो जाएगा, क्या 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब मैं बोल सकता हूं कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ हम बात करें, फॉर इनफाइनाइट लेंथ हम बात करें, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या θ1 इज इक्वल टू दोनों जो है वो 90 डिग्री हो जाएंगे, और जब 90 डिग्री पुट करोगे तो sin 91 तो म्यू नोट आई अपॉन 2πd हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कैसे करें, सिंपल। डायरेक्शन का क्या तरीका होता था, हमने बोला देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है, फंडामेंटल फॉर्मूला, क्या फंडामेंटल फॉर्मूला ये, यहाँ से यदि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन कैसे करेंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, राइट हैंड का यूज करेंगे। प्लेस यूर फिंगर्स अलोंग द डीएल वेक्टर एंड curl your fingers along the r vector, then your thumb denotes the direction of magnetic field, and in this case dl vector cross r vector ऐसे, dl vector ऐसे, तो dl vector cross r vector, your thumb is pointing inward to the plane, perpendicular inward to the plane, means as we can say that here magnetic field db vector is इनवर्ड टू द प्लेन, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन, ठीक है, ऐसे यहां से, तो मतलब ये होगा करंट ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। एक और दूसरा तरीका होता है वो भी हम बताएंगे, देखो ये तो है डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अंदर की तरफ, सिंपल। यहाँ पर भी क्या होगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, चाहे आप डीएल वेक्टर ऐसे ले लो, चाहे डीएल वेक्टर आर वेक्टर, डीएल वेक्टर अंदर की जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब केस सेकंड आता है, केस सेकंड आता है फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ, फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ। अब देखो सेमी इनफाइनाइट मतलब फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ, फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये कि आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो किसी वायर के एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, मतलब ये कि इसका अपर जो एंड है वो तो इनफाइनाइटली टेंड है, बट आप मेजर कर रहे हो इस यहां से इसके लोअर मोस्ट कॉर्नर से डी डिस्टेंस के ऊपर, यहां पर पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, पॉइंट पी के ऊपर। तो क्या करेंगे, यहां से देखो θ1 तो 90 डिग्री हो जाएगा, यहां से हम बात करें θ1 तो कितना चला जाएगा, 90 डिग्री चला जाएगा, और θ2 हो जाएगा 0, तो θ1 90, θ2 0, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, बिकॉज θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, सिंपल। तो ये अपने पास था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर। ये एप्लीकेशन है बायोट सावर्ट लॉ की। अब हमने बोला था कि डायरेक्शन को चेक करने का क्या तरीका होता है वो भी देखते हैं, चलिए। तो डायरेक्शन को चेक करने का क्या तरीका होता है, देखो देखो इसको इरेज करते हैं, चलो यहां से हम इरेज कर रहे हैं। डायरेक्शन को चेक करने का क्या तरीका है, एक तो तरीका हमने बताया
कि आप राइट हैंड का यूज करो, क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं वेक्टर्स का, तो वहां से डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप अपनी अंगुलियों को ए वेक्टर की तरफ रखते हो और घुमाते हो बी वेक्टर की तरफ, और डायरेक्शन आ जाती है सी वेक्टर की। ठीक है, अब इसकी एक और तरीका होता है, देखो सिंपल, राइट हैंड थंब रूल हम बात करें, डायरेक्शन करने का तरीका देखो, डायरेक्शन करने का शॉर्ट तरीका, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। पहली बात देखो, सिंपल सी सिंपल बात, यानी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण हम निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो पहला जो रूल आता है हम बात करें, वो आता है अपने पास क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आता है। ये कौन सा नियम है, देखो मान लो कि ये वायर है अपने पास, ठीक है, ऐसे वायर है, ठीक है, और हम इसको प्लेन में बनाते हैं। चलो ये अपने पास एक वायर है, ठीक है, और ये हमने बनाया इसको प्लेन में, ठीक है, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं नीचे से, और ये यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब देखो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करो, पुट यूर थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, पुट कर दिया पुट, इस डायरेक्शन में पुट कर दिया, एंड कर्ल योर फिंगर, फिंगर को हमने कर लिया, देन द सेंस ऑफ योर रोटेशन, सेंस ऑफ द रोटेशन ऑफ योर फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। ठीक है, तो हमारा रोटेशन का सेंस क्या रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे हम बोले तो अगर ऊपर से हम देखें तो क्लॉकवाइज सेंस में। मान लो ये वायर है, इस वायर में करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, जैसे ये वायर था ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, हमने अपने अंगूठे को रखा करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियों को मोड़ा, अंगुलियां कैसे मुड़ रही हैं, इस तरफ से मुड़ रही हैं, ऐसे जा रही है डायरेक्शन, देखो ऐसे मोड़ रहे हैं हम ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी देखो, क्या यहाँ से जो फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला आया था B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, आया था कि नहीं आया था। क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के, मतलब D डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, लेकिन किसी एक फिक्स डिस्टेंस डी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो वो सेम रहेगा, डायरेक्शन ऐसे, मतलब मैं बोलूं कि यहाँ से डी डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट लो पी, डी डिस्टेंस के लिए पॉइंट लिया पी, अब देखो ये डिस्टेंस डी तो सब जगह सेम ही है ना, यदि हम पॉइंट पी को एक सर्कुलर आर्क में, सर्कुलर की सरकमफेरेंस में घुमाएं, सर्कल के सरकमफेरेंस में घुमाएं उस पॉइंट पी को, डिस्टेंस डी फिक्स रखे, क्या मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन ऐसे आएगी। फिर डिस्टेंस डी को थोड़ा बढ़ाया तो फिर उस डिस्टेंस डी के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एग्जिस्ट इन दी concentric सर्कल्स अराउंड दिस वायर, कंसेंट्रिक सर्कल्स में आता है, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में मिलता है, सेकेंद्रीय वर्तों के रूप में मिलता है, मतलब क्या है, सेकेंद्रीय वर्तें देखे हैं, सेकेंडरी वर्त का मतलब जिनका सेंटर तो फिक्स है बट उनकी रेडियस जो है वो चेंज होती जाती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड आता है, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड आता है। डायरेक्शन इसकी इस प्रकार से आएगी, ऐसे आएगी, क्लॉकवाइज सेंस में आएगी, बट ध्यान रखना ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये वायर ऐसे,
ठीक है, समझ रहे हो क्या? ऐसे है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे है, देखो ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। देखो ये ऐसे है वायर, ये मार्कर क्या है, वायर का काम कर रहा है, और इस मार्कर में करंट जो ऊपर की ओर फ्लो रही है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो आप अपना अंगूठा रखो इस प्रकार से और अंगुलियों को घुमाओगे तो ये प्लेन के चारों ओर क्या आएगी, करंट्स आएंगी, सर्कुलर फॉर्म में आएंगी, ठीक है। तो यदि मैं ऊपर से देखूं तो इस प्रकार से आ रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं नीचे से देखूं तो देखो कैसे आएगी, इस प्रकार से आएगी, ठीक है। ऊपर से जाएंगे तो क्लॉकवाइज सेंस में, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म्स में आ रही है। वही ऊपर से देखें, इफ वी सी फ्रॉम द टॉप साइड, ठीक है, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रोटेटिंग। एक्चुअल में रोटेट नहीं बोल सकते हम, बोल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फैशन, एंटी क्लॉकवाइज फैशन, ठीक है। अब बोले डायरेक्शन चेंज करो, मान लेते हैं डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, डायरेक्शन हमने बोल दिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन कर दिया हमने, और फिर हमने बोल दिया कि डायरेक्शन आपने डाउनवर्ड कर दिया। अब क्या है भाई, अब देखो अब क्या है, डायरेक्शन आपने क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। तो अब अपना अंगूठा पुट करो, अपना अंगूठा क्या करो, पुट करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर कर्ल योर फिंगर, देन द फिंगर डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो हम बात करें इसमें कैसे आएगा सेंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब की बार जो डायरेक्शन आएगी दोस्तों वो ऐसे आएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे। यदि हम ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें, यदि मैं देखूं टॉप व्यू, तो ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सर्कल में रोटेट कर रही है, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, ये राइट हैंड थंब रूल है। दूसरा रूल भी आता है, मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल। क्या आता है, मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स कोर्क स्क्रू रूल। कुछ नहीं है दोस्तों, उसमें क्या बोला, उन्होंने बोला आप एक स्क्रू ले लो, ठीक है। उनके पास शायद स्क्रू पड़ा होगा उस लैब में, और उन्होंने ये देखा है कि स्क्रू को आप रोटेट करवाओ, स्क्रू है ना, बुलेट, ठीक है, बोलते हैं। ये हमने लिया स्क्रू, ठीक है, ये ले लिया स्क्रू, और ये बोल रहे हैं कि आप स्क्रू को जो है ना कसो, ठीक है। लेकिन कसते टाइम, स्क्रू को टाइट करते समय, कसते समय आप ये ध्यान रखना, उस स्क्रू की जो मूवमेंट है वो उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट है। जैसे मैंने बोला कि ये स्क्रू है, कोई स्क्रू है नहीं क्या, ठीक है, मैंने बोला ये स्क्रू ले लिया, उठाओ इसको, ये इसकी पिन है अपने पास, ये स्क्रू है। इस स्क्रू को आप उस कसोगे तो ऐसे कसोगे, तो ये जो मूव कर रहा है यानी एडवांस कर रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मूवमेंट होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। मैं स्क्रू को कसता जा रहा हूँ, ये आगे की ओर मूव करता जा रहा है, लेकिन ये आगे की ओर मूवमेंट जो है वो आप किस डायरेक्शन में रखोगे, ये ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन में। तो जो आपका जो थंब है रोटेट कर रहा है, थंब जो रोटेट कर रहा है, जैसे मेरा थंब इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, मेरी उंगलियां रोटेट कर रही हैं, थंब भी रोटेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो जो थंब की रोटेशन है वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सिंपल। तो इसकी जो डायरेक्शन है, जैसे स्क्रू तो चल रहा है आगे, लेकिन थंब की जो डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस प्रकार से ऐसे, सिंपल। अब की बार यहाँ से देखो, कसना है, लेकिन कसते समय देखो करंट की डायरेक्शन में कसना है, आगे की ओर जाए, ऐसे जा रहा है आगे की ओर करंट की डायरेक्शन में, और कस भी रहे हैं, तो आपका जो थंब है देखो इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। कोई बड़ी बात नहीं है, सेम वही है और कुछ नहीं है, ठीक है, कर लोगे। हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या वो देखेंगे।
तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम करते हैं और उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट करेंगे किसके कारण, किसी सर्कुलर रिंग के कारण, किसी सर्कुलर कोइल के कारण, ठीक है, करंट कैरिंग कोइल बोल दो या करंट कैरिंग रिंग बोल दो, उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड हम बात करें एप्लीकेशन दोस्तों, देखो सेकंड हम बात करेंगे सेकंड जो है करंट कैरिंग कोइल के कारण, यानी करंट कैरिंग रिंग के कारण, ठीक है। चलो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, ठीक है, सर्कुलर रिंग के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें। अब देखो ध्यान देना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर्कुलर रिंग के कारण, दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दो जगह पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो उस सर्कुलर रिंग के सेंटर के ऊपर, एक उस सर्कुलर रिंग की एक्सिस के ऊपर, ठीक है। पहले हम एक्सिस की चर्चा कर लेते हैं, फिर सेंटर की हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखो देखो उसमें हम करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिंग लेंगे। कौन सी रिंग लेंगे, सर्कुलर रिंग लेंगे, करंट कैरिंग रिंग लेंगे करंट कैरिंग। जैसे मैं बोलूं कि आपने रिंग ली ऐसे, क्या ली रिंग आपने, ऐसे रिंग ले ली आपने, ये हमने रिंग ली, ठीक है। इसको पहना देंगे, पहनाना नहीं है मेरे दोस्तों, देखो आप ये देखो कि इसमें करंट फ्लो करवानी है, किसमें करंट फ्लो करवानी है। जब भी आप रिंग पहनो तो उसमें करंट फ्लो करवाना पहले, ठीक है। देखो आज हम बताएंगे आपको करंट कैसे फ्लो करवाते हैं। मान लो कि दोस्तों की एक रिंग है, मान लो, और इसमें आपने करंट फ्लो करवाया इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो करवा दिया, करंट फ्लो करवा दिया, इस डायरेक्शन में करवाओ या उस डायरेक्शन में करवाओ, बात एक ही बात है, ठीक है, सही है। हमें मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर भी निकालना है, ओ पॉइंट के ऊपर, और इसकी एक्सिस, ठीक है, ये वाली एक्सिस जो है हमें इसकी एक्सिस के ऊपर भी निकालना है दोस्तों। देखो ये एक्सिस हम बात करें, इसकी एक्सिस ये वाली, ठीक है, ये जो एक्सिस है दोस्तों ये वाली एक्सिस, ठीक है, हम बात करेंगे। देखो इस एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आप इसको ऐसे साइड व्यू देखेंगे हम इसको, ठीक है। साइड व्यू हम कैसे देखेंगे, देखो आपको दिखाते हैं साइड व्यू। साइड व्यू हम देखें तो इस रिंग को आप ऐसे टिल्ट कर दो, ठीक है, कैसे टिल्ट कर दो, ऐसे टिल्ट कर दो कि आप ये वाली जो रिंग है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी अब आपकी, ठीक है। ये वाली रिंग कैसे होगी, इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। और कट मार लेते हैं, या आप कट नहीं मारो तो करंट मार लो, ठीक है, वैसे रहता है एक कट, अदरवाइज करंट कैसे फ्लो करवाओगे, ठीक है, ये होता है। तो देखो अब हम बात करें, देखो ये वाली जो करंट अपन बोल लेते हैं ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, बोल दी। और हमें एक्सिस पर कैलकुलेट करना है, मतलब इसकी एक्सिस कौन सी, ये वाली, ये इस एक्सिस के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसकी एक्सिस के ऊपर, इसकी एक्सिस के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सिंपल सी बात है, देखो सीधी बात है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है अपने पास इस प्रकार से, ठीक है। हमें ये अपने पास पॉइंट है ओ, यहां से हम चर्चा कर रहे हैं कितनी डिस्टेंस के ऊपर, एक्स डिस्टेंस के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ये रिंग ऐसे, ठीक है, ये रिंग ऐसे है, रिंग है नहीं क्या यहाँ पर, देखो चर्चा करते हैं एक बार को, ठीक है, रिंग नहीं है अवेलेबल यहाँ पर। तो हम बात करें, देखो सिंपल सी बात बताएं आपको, ये रिंग जो है इसको हमने ऐसे रख रखा है ऐसे,
ठीक है, आप देख रहे हो ऐसे साइड से, तो करंट ऐसे आपकी तरफ आएगी इस प्रकार से। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं, इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिंपल हम चर्चा करते हैं बायोट सावर्ट लॉ की। बायोट सावर्ट लॉ ये कहता है, बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट सावर्ट लॉ ये जो कहता है, ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ जो कहता है दोस्तों, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैक्यूम के लिए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सी बात होती है, थीटा जो होता है वो डीएल और आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर उनके बीच का एंगल होता है। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, लेंथ एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। चलो करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे तो मान लेते हैं इसके टॉप के ऊपर हम करंट कैरिंग एलिमेंट ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेते हैं छोटा सा, ये से, ये डीएल वेक्टर। ठीक है, मतलब ये है कि रिंग ऐसे है इस प्रकार से, ऐसे है रिंग और करंट भी ऐसे फ्लो हो रही है। तो हमने डीएल वेक्टर बाहर की तरफ लिया इस तरफ। ठीक है, मान लीजिए ये रिंग है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। यदि मैं देखूं यहाँ से सामने से यदि करंट देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज में। इसके टॉप के ऊपर मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, करंट कैरिंग एलिमेंट, क्योंकि बायोट सावर्ट लॉ कहता है। और उसकी डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं? करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। उस लेंथ एलिमेंट के लिए डीएल वेक्टर ले लिया इस तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, इस डीएल वेक्टर से आप पोजीशन वेक्टर डालोगे, पोजीशन वेक्टर डालोगे आर वेक्टर, और वो पोजीशन वेक्टर कहाँ जाकर मिलेगा? पॉइंट पी के ऊपर जाकर मिलेगा, यानी ये हमने बोल दिया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, और ये जो थीटा एंगल होता है वो पोजीशन वेक्टर और लेंथ एलिमेंट जो वेक्टर है, करंट कैरिंग एलिमेंट, उनके बीच का एंगल होता है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ का एंगल कितना होगा, मुझे ये बता दो आप मुझे ये बताओ कि इसका एंगल कितना होगा। इसकी रेडियस जो है इस रिंग की वो है आर। देखो यहां पर हम बात करूं, ठीक है, कितना एंगल होगा मेरे को बताओ जरा दोस्तों। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। सीधी सी बात, देखो ये अपने पास कोई रिंग थी, ठीक है, ये रिंग थी। इस रिंग से हमने डीएल वेक्टर से आर वेक्टर डिस्टेंस पर हमने पॉइंट पी के ऊपर, ये अपने पास पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से जो ये जो कर्व्ड पार्ट है, ठीक है, ये जो कर्व्ड पार्ट है, यहां से मैंने पोजीशन वेक्टर आर लिया। तो ये जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल ये तो 90 डिग्री रहेगा, चाहे आप इस आर वेक्टर को नीचे करो, ऊपर करो, कहीं पर भी घुमाओ, चाहे कैसे भी घुमाओ। लेकिन ये जो एंगल है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, ये तो 90 डिग्री है। अरे भाई ये तो एंगल तो 90 डिग्री है ना। ये जो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये है कि डीएल वेक्टर जो वो परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के। थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। सही बात है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा हियर, क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो डीबी जो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट, करंट आई फ्लो हो रही है बिल्कुल, और डीएल है साइन 91 हो जाएगा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में? आर है बिल्कुल। ये अपने पास मैग्नीट्यूड आया डीबी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक, डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं। पहले वाले में तो डायरेक्शन ऐसे आई थी परपेंडिकुलर, सेम था डायरेक्शन का मामला। अब देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्शन करने का तरीका क्या है? डीबी वेक्टर जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वेक्टर के टर्म्स में हम लिख रहे हैं आर वेक्टर क्यू। तो डायरेक्शन डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से निकालेंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यदि मैं बात करूं डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के टर्म से घुमाऊं, ठीक है, यहां से देखो इस प्रकार से डीएल और आर वेक्टर ऐसे, तो क्या डीएल और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी इसकी, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, डीबी वेक्टर की। यहां पर देखो डीएल वेक्टर ऐसे है, डीएल वेक्टर कैसे है? डीएल वेक्टर ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है।
तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर की इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी दोस्तों, ऐसे ऐसे है सीन ये, डीएल वेक्टर आर वेक्टर परपेंडिकुलर आएगी। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डीबी वेक्टर ऐसे आएगा, क्या ये डीबी वेक्टर आएगा, क्या बिल्कुल आएगा, क्या ये डीबी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीबी वेक्टर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब देखो हमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, ऑलरेडी सपोज दिस इज द एंगल थीटा, दिस द एंगल थीटा अपने पास, ठीक है। और यदि मैं बात करूं यहाँ से, ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है अपने पास 90 डिग्री। अब देखो ये टोटल एंगल 90 है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब डायरेक्शन पता लग गई, सिंपल क्या करना है सर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, सिंपल सी बात होती है भाई, मैं आपने क्यों डायरेक्शन चेक कर रहे हो, लास्ट में कर लेते, आप इसका डायरेक्ट क्या करो, इंटीग्रेशन करो। लेकिन देखो इंटीग्रेशन का एक तरीका होता है, जब भी हम वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं, वेक्टर का, तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप इंटीग्रेशन करो तो डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहने चाहिए, फिक्स डायरेक्शन में। तो मैं बात करूं हर एक डीएल वेक्टर का जब इंटीग्रेशन होगा, इस डीएल डीएल का इंटीग्रेशन होगा, तो क्या चेक कर लें क्या कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीबी वेक्टर सेम है क्या, चलो चेक करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट एक छोटा सा डीएल वेक्टर और लेते हैं, छोटा सा डीएल वेक्टर और लेते हैं, चलो उसके बारे में हम चेक करते हैं क्या उसकी डायरेक्शन, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या वो सेम है क्या, चलो चेक करते हैं भाई, ठीक है। ये डेस आ जाएगा, थोड़ा डायरेक्शन चेंजेस की। तो यहां से मैं बात करूं, आर वेक्टर ले लेते हैं, चलो यहां से मैं आर वेक्टर ले लेता हूं, चलो ठीक है, यहां से मैं ले लेता हूं आर वेक्टर ऐसे, हालांकि डिस्टेंस सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो आर डेस वेक्टर बोल देता हूं, क्योंकि वेक्टर में दो बातें इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो यहां से देखो डीएल डेस ऐसे अंदर की तरफ आएगा, और आर वेक्टर ऐसे, तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर आएगा यहां से। तो यहां से मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दोस्त, इसके परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसकी डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम है, हालांकि मैं बात करूं कि डीबी डेस जो है वो डीबी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, वेरी कर रही है, डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड सेम कैसे, देखो मैग्नीट्यूड आप चेक कर लो ना, म्यू नॉट 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर है, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आर सेम है, बिल्कुल है, डीएल भी सेम है, आई भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। एंगल देखो, क्या ये भी एंगल थीटा होगा, क्या इस प्रकार से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब आप ध्यान दो, यहां पर डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है तो आप इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या करना है, मैं चेक करता हूं इस डीबी वेक्टर का, इस तरफ कंपोनेंट चेक करता हूं कितना है, और इस तरफ कितना है, इस तरफ है डीबी कोस थीटा, कितना है डीबी कोस थीटा, और इस तरफ कितना है डीबी साइन थीटा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इस डीबी डेस का इस तरफ कितना कंपोनेंट है, क्या डीबी डेस कोस थीटा, और डीबी डेस डीबी बराबर है तो मैं इसको इक्वली कर देता हूं ना, और यहाँ पर कितना है डीबी साइन थीटा। अब आप एक चर्चा करो, देखो क्या ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, और क्या डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो क्या ये वाले कैंसिल हो गए क्या आपस में, और ऐड क्या होंगे, ये डीबी साइन थीटा डीबी साइन थीटा, बिल्कुल। तो एक बात मुझे स्पष्ट हो गई, क्या स्पष्ट हुई, कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे कंप्लीट वायर का, तो उस इंटीग्रेशन में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, बी जो निकलेगा, उनमें डीबी कोस थीटा वाला जो कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, जो डीबी कोस थीटा है, ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पूरे जब आप पूरे वायर में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो सारे जो डीबी कोस थीटा है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला लेंथ एलिमेंट इसके जस्ट अपोजिट वाले लेंथ एलिमेंट के जो वर्टिकल कंपोनेंट है डीबी कोस थीटा वाले, वो कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे ही मैं बोलूं कि मान लो ये ले लिया,
इसके जस्ट अपोजिट में है, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है, जस्ट इसके अपोजिट में ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है इन जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is only occur due to the component sign component of the magnetic field। तो मैं क्या बोल दूं कि फ्रॉम फिगर हम बोल सकते हैं, फ्रॉम फिगर हम क्या कह सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द होल वायर, ड्यू टू द होल वायर एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू द होल वायर एट पॉइंट P exist because of the sign component of the magnetic field, the sign component, the sign component of the dB vector। तो क्या मैं बोल दूं ओनली इसका साइन कंपोनेंट ले लूं ना, क्यों मैं फालतू में परेशान हूं कि कंप्लीट करूंगा, ठीक है। क्या मैं इसे बोल दूं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो बी आएगा उसमें केवल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा, डीबी साइन थीटा, कोस थीटा वाले कंट्रीब्यूशन होगा, तो डीबी साइन थीटा मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल। तो डीबी कितना है, वैल्यू पुट करेंगे म्यू नोट आई डी एल, यानी म्यू नोट आई डी एल, ठीक है। और अपने पास ये साइन थीटा हो गया आगे, ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, बी, ठीक है, म्यू नोट कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है। अब देखो यदि मैं इस डीएल इसमें यदि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन किसके अलोंग हो रहा है, डीएल के अलोंग, तो इंटीग्रेशन होगा तो डीएल डीएल जब वेरी करेगा तो क्या क्या वेरी कर रहा है, देखो क्या जो आर है वो वेरी कर रही है क्या नहीं वेरी कर रही, आर कॉन्स्टेंट है तो आर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन की, क्योंकि सारे वायर में जब करोगे आप इंटीग्रेशन तो जो आर है सरकमफेरेंस से जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी सबके लिए, एक कोण बनेगा, ठीक है, वो सेम रहेगी। साथ ही साथ में थीटा, देखो ये थीटा क्या वेरी करेगा, नहीं करेगा जी, वेरी कांस्टेंट रहेगा। देखो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे इंटीग्रेशन हो रहा है ऐसे, तो जो थीटा है, ठीक है, अक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये वाला ऐसे, ये तो सेम ही रहेगा, तो थीटा ये भी नहीं चेंज होगा, तो म्यू नोट आई साइन थीटा मैंने बाहर ले लिया, आर भी चेंज नहीं हो रहा तो आर स्क्वायर बाहर ले लिया, डीएल डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा और कंप्लीट वायर के लिए होगा, और कंप्लीट वायर के लिए कितना हो जाएगा, डीएल डीएल टोटल सरकमफेरेंस हो जाएगी यानी 2πr, सिंपल सी बात। तो ये कितना हो जाएगा 2πr। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, अच्छा ठीक है, क्या साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ क्या, कर सकते हैं आराम से। देखो म्यू नोट आई साइन थीटा कितना हो जाएगा, पहले इसको 2πr कर लेते हैं, देखो 2πr और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से साइन थीटा आर अपॉन आर, स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा, आर अपॉन आर हो जाएगा। देखो यहाँ से हम बात करें, देखो आर कोस थीटा आर साइन थीटा, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं आर साइन थीटा किसके, आर के, तो साइन थीटा किसके हो जाएगा, आर अपॉन आर के हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से देखो पुट करो आप, वैल्यू हम पुट करेंगे म्यू नोट, अच्छा 4π भी है, 4π भी है कि नहीं है, 4π भी है कि नहीं है, म्यू नोट अपॉन 4π भी है ना, तो 2π से 2π ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी म्यू नोट आई अपॉन 2 स्मॉल आर क्यूब और स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो स्मॉल आर कितना है, क्या रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है क्या, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हम पुट करें तो देखो म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड निकला कि नहीं निकला। और इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके, ये तो कैंसिल आउट हो गए थे, तो डायरेक्शन ओवरऑल किसके कारण आई, साइन वाले कंपोनेंट में, और वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस है। अब देखो
इस पॉइंट के ऊपर भी एक्स एक्सिस में है, इसके ऊपर भी। यदि हम मैं बात करूं इस पॉइंट के ऊपर, तो देखो यहां पर भी देखो, यहां पर चेक करें देखो यहां पर आप चेक करना, एक बार ध्यान दे देना। यदि मैं बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो चेक करो। यहां से डीएल वेक्टर इस तरफ से है और यहां से आर वेक्टर ऐसे होगा, तो डीएल वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर आपकी तरफ है, ठीक है, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इस तरफ आएगी, डीबी वेक्टर इस प्रकार से डीबी वेक्टर आएगा, ठीक है। और यहां से भी अब बात करें, डीएल वेक्टर अंदर की है, ठीक है, और आर वेक्टर ऐसे आएगा, तो डीएल वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर ऐसे, तो इस प्रकार से आएगी, ठीक है। यदि मैं बात करूं ये वाले आर वेक्टर की और डीएल वेक्टर, तो इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऐड होंगे केवल एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में डायरेक्शन सेम रहेगी मतलब ये होगा कि ये जो रिंग है और करंट की डायरेक्शन अपने पास इस प्रकार से है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस में होगी। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्स एक्सिस में, ठीक है। डायरेक्शन किस में है, एक्स एक्सिस में है। करंट अपने पास ये होगी। यदि आप इसकी डायरेक्शन, रिंग में डायरेक्शन यदि रिवर्स कर दो, ठीक है, यदि मैं करंट की, ये तो एक्स एक्सिस में, यदि करंट की जो डायरेक्शन है रिंग में वो आप चेंज कर दो, ये ऐसे अब की बार करंट की डायरेक्शन पर अपोजिट कर दो, ऐसे कर दो ना प्लीज, कर दो, कर दिया, तो अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस एक्सिस में ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे माइनस एक्स एक्सिस में, ठीक है, ऐसी प्रकार से हो जाएगी, ऐसे माइनस आई कैप में और ये प्लस आई कैप में, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर में लिखें तो यहाँ पर हम आई कैप और लगा देंगे, भाई वेक्टर में आपको लिखना है तो वेक्टर में आप लगाओगे तो आई कैप आ जाएगा, सिंपल सी बात, आई कैप में है डायरेक्शन, और यहाँ पर नीचे माइनस आई कैप में, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक्स एक्सिस में, अब देखो इसी में आप कैलकुलेट कर सकते हो किसके कारण, इस रिंग के कारण। यदि आप इसके सेंटर पर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, सेंटर पर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, ठीक है। यहां पर देखो ये फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो ये एक्स कहाँ आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा, और हम मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेंटर पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें, देखो केस फर्स्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर हम बात करें, एट सेंटर हम बात करें यानी एक्स कितना हो जाएगा, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी 3/2 ये स्क्वायर है ना, तो ये क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2r, म्यू नोट आई अपॉन 2r, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो दोस्तों आया म्यू नोट आई अपॉन 2r, डायरेक्शन तो सेम ही है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें केस नंबर 2 की, मैग्नेटिक फील्ड यदि आप चर्चा करो कितने, कहाँ पर, इनफाइनाइट पर, 0 पर देख लिया, फिर आप इनफाइनाइट पर कर दो, इनफाइनाइट के लिए एट इन्फिनिटी, यदि हम इन्फिनिटी की चेक करें यानी एक्स टेंड्स टू क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ये 0 जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंड्स टू क्या होगा, 0, एज एज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, और यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और साथ ही साथ और भी देखो, यहाँ से एक्स डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, यहाँ से देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, घटता जाएगा। तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं हम, देखो इसका ग्राफ बनाएं
तो क्या होगा? यदि ग्राफ बनाए मैग्नेटिक फील्ड का और डिस्टेंस के साथ, तो क्या होगा? देखो, ये बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा रफ हो जाता है। ठीक है, अब देखो, हम चर्चा करते हैं। चलो, किसकी करें चर्चा? डायरेक्ट, सॉरी, उसकी ग्राफ की चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू दी डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ की हम चर्चा करें दोस्तों, देखो क्या होगा। ग्राफ की कैसे चर्चा करें? चर्चा करो, देखो, एट एक्स इक्वल टू 0 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अक्स से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे घटता जाएगा, इस तरफ भी बढ़ेंगे तो भी घटता जाएगा, क्योंकि हमारा ओरिजिन कहाँ है? ओ पर है ना, ओ से ही तो हम वेरी करवा रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होगा, फिर आप बढ़ते जाओगे तो घटता जाएगा और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात। और डायरेक्शन क्या बदल रही है क्या? डायरेक्शन नहीं बदल रही। मैग्नेटिक फील्ड यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बना रहेगा, लेकिन 0 पर क्या होगा? इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे आप पॉजिटिव एक्सिस घटता जाएगा, और इस नेगेटिव एक्सिस तो भी घटता जाएगा, और टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू 0। एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू 0। और एट एक्स इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास हुआ कंप्लीट। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दूसरे तरीके से भी हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हम चर्चा कर सकते हैं। अब देखो, अपने पास एक और आता है अपने पास। ठीक है, एक केस और आता है। एक केस क्या आता है कि आप एक आर्क के कारण, सर्कुलर आर्क के कारण, ठीक है, पार्ट ले लिया आपने सर्कल का, उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे आप? सर्कुलर आर्क के कारण, तो ये हुआ। तो ये हुआ, देखो, सर्कुलर आर्क के कारण, मतलब ये हुआ कि मान लो, चलो उसको भी इरेज कर देते हैं, हेडिंग चेंज करते हैं अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपके पास कोई सर्कुलर आर्क दे दिया। ये मैंने बोला कि रिंग है, इस रिंग का छोटा सा पार्ट काट दिया, इसका सेंटर ये बोल दिया, ये जो है वो एक छोटा सा आर्क है। इस आर्क के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पर। ठीक है, सेंटर पर कैलकुलेट करना। मान लो टोटल एंगल जो है, मान लो थीटा दे रखा है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो कैसे करेंगे? देखो, ये थीटा एंगल ले लेते हैं। कितना ले लिया? थीटा एंगल ले लिया, और ये आर। तो देखो, सिंपल सी बात है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। क्या करेंगे? यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, कैसे करेंगे? बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ कैसे करेंगे? देखो, डीबी वेक्टर जो होता है वो सिंपल सी बात है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। तो डीएल वेक्टर ले लो, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं डीएल वेक्टर।
ठीक है। तो मान लेते हैं हमने लिया डीएल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, चलो हमने लिया छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लिया, करंट की डायरेक्शन में लेंगे ऐसे, डीएल वेक्टर एलिमेंट ले लिया, यहाँ से हमने बोला कि ये यहाँ से इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखो तो डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बिटवीन, दैट इज हम ये बोल सकते हैं क्योंकि डीएल वेक्टर जो हो परपेंडिकुलर आर वेक्टर के, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है यानी म्यू नोट आई डी एल साइन 90 डिग्री 1 हो गया अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, आर भी आएगा ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो टोटल में, अच्छा डायरेक्शन देखो क्या वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर की डायरेक्शन की देखें यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ रहा है, डीबी वेक्टर। छोटा सा पार्ट और भी लेके चेक कर लो, चाहे यहाँ पर भी आप छोटा सा डीएल वेक्टर एलिमेंट लोगे और आर वेक्टर ऐसे आएगा, तो यहाँ पर भी देखो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर आ रही है। इसका मतलब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन जो फिक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन इज फिक्स, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, सो वी कैन डू इंटीग्रेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डीबी जो होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज कॉन्स्टेंट, आई इज कॉन्स्टेंट, ओनली डी एल इज वेरिंग, देन तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नोट आई 4 पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया, 4 पाई आर स्क्वायर हमने लिया बाहर, और डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल इसकी आर की लेंथ हो गई, और आर की लेंथ एल बराबर आर थीटा, आर इंटू थीटा यानी 4 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू थीटा अपॉन आर, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आया। और इनसाइड अंदर डायरेक्शन अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है, म्यू नोट आई थीटा 4 पाई अपॉन थीटा अपॉन आर। अब कंप्लीट रिंग के लिए देखो, किसी भी कंप्लीट रिंग के लिए हम क्या बोल सकते हैं, थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, फॉर कंप्लीट रिंग क्या मैं बोल दूं क्या थीटा जो है वो 2 पाई हो जाएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई थीटा अपॉन आर यानी 4 पाई अपॉन आर यानी म्यू नोट आई अपॉन 2 आर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर रिंग के कारण, ठीक है, एक छोटा सा सॉरी सर्कुलर आर्क के कारण ये अपने पास आता है मैग्नेटिक फील्ड, ये कंप्लीट हुआ सर्कुलर आर्क के कारण, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से इसको याद रखेंगे। तो ये हुआ बायोट सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ऑल्सो वी हैव डन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग at a point on the axis and at a point at the center, ये हो गया अपने पास। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आता है सर्कुलर रिंग के कारण और स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। तो हम अपन थर्ड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे सोलेनोइड की, और फिर हम बात करेंगे टोरॉइड की, और फिर हम चलेंगे एम्पियर्स लॉ के ऊपर, ठीक है। तो चलते रहेंगे ये एप्लीकेशन, अभी लेक्चर 1 है एप्लीकेशंस के ऊपर, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे फर्दर, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।